हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन है 26 नवंबर 2020 में CSIR नेट में आया हुआ क्वेश्चन। इरिड्यूसिबिलिटी पे बेस्ड है, मोर देन वन चॉइस का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द पोलिनोमियल fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। एक पोलिनोमियल दी गई है 2 डिग्री की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से सही हैं? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास f इज़ इरिड्यूसिबल ओवर z अंडर रूट 13। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। z अंडर रूट 13 का मीनिंग क्या है? f इज़ इरिड्यूसिबल ओवर q, f इज़ रिड्यूसिबल ओवर q अंडर रूट 13, या फिर फोर्थ ऑप्शन क्या है? z अंडर रूट 13 इज़ ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। इसके अंदर आने वाले जितने भी वर्ड जो आपको नए लगते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे z अंडर रूट 13 है, q अंडर रूट 13 है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन के सल्यूशन से पहले हम क्या करेंगे, इन वर्ड्स को थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे। इन वर्ड्स को आप अगर सीख जाओगे तो क्वेश्चन में काफ़ी कुछ आपकी हेल्प हो जाएगी समझने में। ठीक है, मैंने कुछ टर्म्स जो है यहाँ पे डिटेल तैयार किया, आपके सामने मैं ये रख रहा हूँ। डिटेल क्या है? z अंडर रूट डी का मीनिंग क्या है पहले ये बताना चाहिए कि a प्लस बी अंडर रूट डी टाइप का होगा। ठीक है, जिसमें a और b z से होंगे। और अंडर रूट डी में d क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी अगर मान लो z की जगह क्यू आ जाता, क्यू रेशनल्स के लिए यूज़ करें, ठीक है, तो a प्लस बी अंडर रूट डी क्या रहेगा? a प्लस बी बिलोंग्स टू क्यू, मतलब a और b अब की बार रेशनल्स होंगे। इसमें क्या थे? a और b इंटीजर्स थे। वेयर d इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, d जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, मतलब 1 है, 4, 9, 16 ये नहीं होना चाहिए। इनको छोड़ के बाकी टर्म्स जो भी हो। ठीक है, हाँ जी, देखिए एक तो थी बात इनकी, एक थी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या कहेंगे? एन इंटीग्रल डोमेन। ये जो कीवर्ड्स है ना जो इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं, इंटीग्रल डोमेन या फिर और इसके अंदर जो कुछ वर्ड्स आएंगे वो हमने ना बेसिक वीडियो में क्लियर कर लिया था। बेसिक वीडियो का लिंक मैं पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप प्लीज़ उसे जाकर देखें, आपका टॉपिक भी क्लियर होगा और साथ में जो है ये कीवर्ड्स जो है ये आपको अच्छे से समझ भी आएंगे। ठीक है, एन इंटीग्रल डोमेन आर इज सेड टू बी ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। कोई भी इंटीग्रल डोमेन आर को यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन तभी कहेंगे जब ये दो कंडीशन होल्ड करें। ठीक है, एवरी नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट, ठीक है, यूनिट ना हो वो, यूनिट के बारे में भी बताएंगे। नॉन यूनिट एलिमेंट ऑफ आर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ आर। मतलब हर एक नॉन जीरो और नॉन यूनिट एलिमेंट को हम क्या कर सकें, फाइनाइट नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट में हम उसकी प्रोडक्ट में उसको लिख सकें, उसके फैक्टर कर सकें। ठीक है, जैसे हम 6 के फैक्टर कर सकते हैं 2 × 3, तो वो जो 2 और 3 है वो आगे इरिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं, उनको आगे हम और रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड कह रहे हैं कि अगर a बिलोंग्स टू आर लेकर चले, कोई भी एलिमेंट है जो इंटीग्रल डोमेन से लेकर चले और a के सपोज करें फैक्टर पॉसिबल हो इस टाइप के, ठीक है, P1, P2 अप टू Pm, और a के ही पॉसिबल हो Q1, Q2 और Qn, मतलब a के उसने दो तरीके से फैक्टर पॉसिबल किए। ठीक है, दो फैक्टराइजेशन हो a के वेयर Pi's एंड Q's आर इरिड्यूसिबल एलिमेंट इन आर, Pi's और Q's क्या हो? इरिड्यूसिबल एलिमेंट हो, तो UFD की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे कि जो M और N है, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है, वो हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, और हर एक PI जो है QJ, मतलब इनमें से किसी एक को एसोसिएट करेगा। ये वर्ड एसोसिएट क्या है? ये दो वर्ड को मैंने हाईलाइट किए हैं, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। मैं पहले आपको बता ही देता हूँ, फिर ये डेफिनेशन आपकी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो ये दो वर्ड्स हमारे पास क्या हैं। सबसे पहला है एसोसिएट। क्या था? लेट आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, द एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, दो एलिमेंट लिए आर से, एसोसिएट तभी कहे जाएंगे तब ए इक्वल टू यू बी की फॉर्म में लिखे जाएं। ठीक है,
ए इक्वल टू यू इंटू बी की फॉर्म में लिखे जाएं, वेयर यू क्या है, यूनिट है। यूनिट क्या होगा, जिन एलिमेंट्स का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करे वो सभी यूनिट्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या गए, आर प्लस डॉट बी ए रिंग विद यूनिटी एंड ए बिलोंग्स टू आर। ए कोई भी एलिमेंट है आर का, देन ए इज सेट टू बी यूनिट एलिमेंट ऑफ आर इफ देयर एग्जिस्ट बी कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे आर का, सच दैट ए डॉट बी या बी डॉट ए इक्वल टू 1 हो। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ए रिंग विच हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक ऐसे नॉन जीरो एलिमेंट जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हो वो यूनिट कहलाएंगे। जैसे सपोज करें रैशनल के सेट में 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7 है, तो वो क्या है, एक यूनिट है। 7 भी एक यूनिट है और 1/7 भी एक यूनिट है। ठीक है, तो ये जो यूनिट है इस तरीके से बात कर रहा है, यूनिटी की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे यूनिट की बात कर रहा है। यूनिट तो होते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स, यूनिट इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यूनिटी भी इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जो यूनिटी होंगी वो यूनिट बन सकती हैं, लेकिन जो यूनिट है ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिट ही हो। ठीक है, तो यूनिटी जो है वो इस डेफिनेशन को होल्ड करेंगे तो यूनिट बन जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर एसोसिएट में क्या कह रहा था, ए इक्वल टू यू बी की फॉर्म में लिखा जाए जिसमें यू क्या हो, एक यूनिट हो। ठीक है, तो होप सो आपको यूनिट और एसोसिएट दोनों की डेफिनेशन समझ आई है जो हमने यूएफडी के अंदर यूज़ की है। यूएफडी के अंदर क्या किया हमने, नॉन जीरो और नॉन यूनिट एलिमेंट लिए थे आर के, जिनको हमने इरेड्यूसिबल फैक्टर्स में लिखा, इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स में लिखा, उनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा। फर्स्ट कंडीशन तो ये थी। ठीक है, यूनिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ आई बात, मतलब उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या रहेगा, अगर ए के 2 टाइप से फैक्टर पॉसिबल हैं तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बराबर हों और हर एक पी आई किसी ना किसी क्यू जे को एसोसिएट जरूर करता हूँ। मतलब कोई भी पी आई ऐसा हो जो क्यू जे के, मतलब ए इक्वल टू यू भी हम कहते थे ना, तो पी आई जो है पी आई इक्वल टू यू क्यू जे इस टाइप का लिखा जा सके। ठीक है, वेयर फैक्टराइजेशन या फिर दैट इज़ हम क्या कहें, फैक्टराइजेशन यूनिक होनी चाहिए। मतलब 2 पॉसिबल वे हो ही ना, एक ही पॉसिबल वे हो, अगर हो तो वो एसोसिएट करते हो। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स हैं यूएफडी के बेस्ड पे जो हमारे काम आ सकते हैं। वो क्या है, जो इंटीजर्स के सेट होते हैं जेड, वो हमेशा यूएफडी होते हैं। ठीक है, जेड किसका, √1 या फिर जेड √(-2) आर यूएफडी, बट आगे वाले जितने भी होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वेयर ना हो, ध्यान रखिए मैंने आपको यही बोला था ना, जैसे √3 √-3 √-5 √-6 √-7 √-8 √-10 आर नॉट यूएफडी। ठीक है, अगर आर यूएफडी बनेगा तो आर एक्स भी यूएफडी बनेगा। इसमें आर क्या था, हम इंटीग्रल डोमेन को लेकर चले थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको 2 कीवर्ड्स जो क्वेश्चन में यूज़ हो रहे थे वो मैंने आपको समझाया, एक तो क्या जेड डी या क्यू डी क्या होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो रहे थे। ठीक है, होप सो आपको इन दोनों बातों के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम ऑप्शन के लिए उस पोलिनोमियल के बारे में अब। ठीक है, अगर इस पोलिनोमियल को लेकर चलें, पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, f(x) इक्वल टू x² + 3x - 1। आपने ये फार्मूला ज़रूर सीखा होगा, -b + √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है जी, तो अगर इसको सोल्व किया जाए तो x किसके इक्वल आया, -3 ± b² मतलब 9 -4 इंटू में 1 इंटू में -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 1। ठीक है, तो ये टर्म क्या बनी हमारे पास, x इक्वल टू -3 ± √13 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 2 फैक्टर पॉसिबल हुए प्लस और माइनस के। ठीक है, एक को मैं अल्फ़ा कहता हूँ, अल्फ़ा इक्वल टू क्या आया हमारे पास, -3 + √13/2
ठीक है, और बीटा हमारे पास क्या आया -3 माइनस √13 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी। अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा लिखा गया -3/2 प्लस √13 इंटू में 1/2 और बीटा को हमने लिखा -3/2 माइनस ऑफ √13 या इसको ऐसा लिखो प्लस माइनस ऑफ 1/2 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो क्या पॉसिबिलिटी बनी इसमें देखा जाए, अगर हम a प्लस बी √13 लिखते हैं ZX में, तो इसमें a और b ZX में ध्यान रखें a और b कहाँ से होने चाहिए, Z से होने चाहिए। ठीक है, अब a और b यहाँ देखा जाए तो Z से तो नहीं है। ठीक है, अगर Z से होते तो Z √13 में ये जो फैक्टर हैं वो रिड्यूस हो गए होते। ठीक है, अब देखा जाए तो ये फ्रैक्शन टाइप के हैं, रैशनल टाइप के हैं, ये रिड्यूसिबल ओवर क्यू हुए हैं, क्यू √13 हुए हैं, क्यू √13 हुए हैं। ध्यान रखना ये Z में नहीं है, ये किस में है, A और B क्यू के अंदर है। ठीक है, बाय डेफिनेशन ये जो फैक्टर पॉसिबल हुए किसके अंदर पॉसिबल हुए, क्यू √13 में। Z √13 में फैक्टर इसके पॉसिबल नहीं हुए। इसका मतलब क्या हुआ, Z √13 में ये जो पोलिनोमियल है ये रिड्यूस नहीं हो पाई, ई रिड्यूस हुई। ठीक है, रिड्यूस किस में हुई, क्यू √13 में हुई। ठीक है, क्यू √13 में रिड्यूस हुई तो इसका मतलब क्या है, सिंपल क्यू में नहीं हुई है, सिंपल क्यू में नहीं हुई मतलब ई रिड्यूसिबल रही, यही कहेंगे। ठीक है, सिंपल क्यू में तो ये ई रिड्यूसिबल रही लेकिन क्यू √13 में रिड्यूसिबल रही। ठीक है, अगर Z √13 में रिड्यूस ही नहीं हुई तो यूनिक फैक्टराइज्ड डोमेन की तो बात ही नहीं चलेगी। रीज़न, यूनिक फैक्टराइज्ड डोमेन हमें क्या कहते हैं, इसके अंदर मेन बात ये है फैक्टर पे डिपेंड होती है। जब फैक्टर ही नहीं एग्जिस्ट करेंगे तो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन का तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या बचे, सेकंड और थर्ड ऑप्शन बचे। ठीक है जी, होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार रिपीट करें और अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करें। इसके अंदर 2 कीवर्ड्स जो मेनली यूज़ हुए थे, सबसे पहले मैंने उनको डिफ़ाइन किया है। फिर भी आपको डाउट लगता है तो पिछले लेक्चर देखो आप। ठीक है, आपको सही ढंग से ये पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। मैंने उसके अंदर बहुत डिटेल में आपको समझाया, उसके अंदर बात का काम करवाया हुआ है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। ठीक है, इसी से जुड़ा कोई इरेड्यूसिबिलिटी का वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।